मजदूर सारा सामान उतार कर जा चुके थे। बिखरा सामान रेलवे स्टेशन का सादृश्य पेश कर रहा था। अब शुरू कहाँ से करूं, यही समझ नहीं पा रही थी मैं। बच्चे साथ होते तो काफ़ी बोझ अब तक घट भी गया होता। पूरी उम्र जो काम आसान लगता रहा था, अब वही पहाड़ जैसा भारी भरकम और कठिन लगने लगा है। 52 के आसपास पहुंचा मेरा शरीर अब भला 30-32 वाली चुस्ती कहाँ से ले आता। अपनी हालत पर रोनी सुनत बन चुकी थी मेरी। कोई मजदूर ले आऊं जो सामान इधर उधर करवा दे। पति सुभाष का परामर्श कांटे सा चुभ गया। अब रसोई का काम मजदूरों से लगवाऊंगी मैं। अलमारियों में कपड़े और पलंग कोई मजदूर रखेगा, आप ही क्यों नहीं हाथ बटाते। मेरा हाथ बटाना भी तो तुम्हें नहीं सुहाता। फिर कहोगी पता नहीं कहाँ का सामान कहाँ रख दिया। तो जब आपका सामान रखना मुझे नहीं सुहाता तो मजदूर कैसे। झगड़ पड़े थे हम। हर 2 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। 4-5 हफ्ते तो कभी नहीं लगे थे एक नई जगह में सामान जमाने में, मगर इस घर में काफ़ी समय लग गया। एक तो घर छोटा था, उस पर बार बार नई व्यवस्था करनी पड़ रही थी। यूँ भी पूरी उम्र बीत गई है तरह तरह के घरों में खुद को ढालने में। इसका हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पिछले घर का सुख नए घर में नहीं होता, फिर भी नए घर में कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो पिछले घर में नहीं होता। नया घर छोटा है और बाकी घर इतने आस-पास हैं कि साथ के घर में हंसते बोलते लोग इतना एहसास ज़रूर दिला जाते कि आप अकेली नहीं हैं। घर के बाहर आते जाते सब्ज़ी बेचने वाले से सब्ज़ी खरीदते चेहरे जाने पहचाने लगने लगे हैं। सामने सुंदर बगीचा है। बेटी प्रिया की शादी हो चुकी है और बेटा विवेक बाहर पढ़ता है। पति सुभाष की नौकरी ऐसी है कि रात के 9 बजे से पहले वे कभी घर नहीं आते। पुरानी जगह पर थे तब बड़ा घर मुसीबत लगता था। काम वाली ना आए तो साफ सफाई ही मुश्किल हो जाती थी। बड़े घर में रहने का शौक पूरा हो गया था। इतना बड़ा घर भी किस काम का जो भूतहा महल जैसा लगता हो। धीरे धीरे आस पड़ोस में 1-2 परिवारों से जान पहचान हो गई। बगल के परिवार के छोटे छोटे बच्चे अति स्नेह देने लगे। अब दादी नानी बनने की उम्र है ना मेरी, बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे आगे पीछे घूमें। घर के बिल्कुल सामने एक बुजुर्ग दंपति नजर आते हैं। उनका घर अक्सर बंद ही रहता। सुबह जब काम वाली काम करने आती तभी वह गेट खुलता। सामने नजर आती है बड़ी सी महंगी गाड़ी और बड़ा सा सुंदर गमला जिसमें रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। इससे आगे कभी मेरी नज़र ही ना जाती। घर की मालकिन का स्वभाव मुझे यहीं से समझ में आता है। शौकीन तबीयत और साफ सुथरा मिजाज जरूर ही इस महिला के चरित्र का अभिन्न अंग होगा। पता चले कि इनके बच्चे अच्छे हैं, ऊंचे पौधों पर हैं और माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं। कभी कभार उनकी गाड़ी बाहर निकलती तो लगभग 75-77 साल की उम्र में भी इस महिला का बनना संवरना, उसकी जिंदा दिली दर्शा जाता। देखा ना, इसे कहते हैं जीना। मैं बाल काले करता हूँ तो तुम मना करती हो। आंखों पर केमिकल्स का असर होता है इसलिए मना करती हूँ। तुम अभी से अपने को बूढ़ी बांधती हो। वो देखो, इनके पोते पोती भी सुना है कॉलेज में पढ़ते हैं। तुम तो अभी ना दादी बनी हो ना नानी, और इतने हल्के रंग के कपड़े पहनती हो। बस मुझे किसी से मत मिलाओ। वो है और मैं। पति सुभाष हाथ हिलाकर नहाने चले गए। सुबह सुबह और बहस करने का न मेरे पास समय था और न ही इनके पास। मगर ये सच है कि इनका बाल काले करना मुझे पसंद नहीं। ठंडियों से पहले दिवाली पर बेटा घर आया तो दीवान गेट के पास सजाकर धूप की व्यवस्था कर गया। ठंडियाँ बढ़ने लगी और धीरे धीरे मेरा टाइम दीवान पर ही बीतने लगा। एक रात अचानक किसी के झगड़े से नींद खुली। कोई भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा था। घड़ी देखी तो रात के 1:30 बजे थे। कौन हो सकता है। नींद ऐसी उखड़ी कि फिर देर तक सो ही नहीं पाए हम। दूसरे दिन अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों की मम्मी से बात की। हाथ हिलाकर हंस दी वह। अरे आंटी, वो सामने वाला जोड़ा है ना, हाँ,
इस बार दौरा ज़रा देर से पड़ा है, इसलिए आपको पता नहीं चला, वरना तो ये दोनों रोज ही महल्ले भर का मनोरंजन करते हैं। दरअसल महीने भर से मदन अंकल घूमने फिरने बाहर गए थे, सो शांति से समय बीत गया। अवाक सी मैं महिमा से बोली, 75-78 साल का जोड़ा जिसकी एक टांग कब्र में है और दूसरी इस दुनिया में, क्या वह इतनी बेशर्मी से लड़ता है? अरे आंटी, पिछले कई वर्षों से हम इन्हें इसी तरह लड़ते झगड़ते देख रहे हैं। जब मैं शादी करके आई थी तभी से इनका तमाशा देख रही हूँ। अब तो आसपास वालों को भी आदत सी हो गई है, कोई भी सीरियसली नहीं लेता इन्हें। लेकिन झगड़े की वजह क्या है? मैंने कहा, इनके पास सब कुछ तो है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है आंटी। कहते हैं ना, जब शरीर की ताकत का सही उपयोग ना हो सके तो वो ताकत गलत कामों में खर्च होने लगती है। महिमा एक कॉलेज में मनोविज्ञान की टीचर है। उम्र में मुझसे 20-25 साल छोटी होगी, लेकिन बात इतनी गहराई से समझाने लगी कि मानना ही पड़ा मुझे। 3 बेटे हैं इनके। एक तो शहर का फेमस डॉक्टर है, तो दूसरा लंदन में है और तीसरा मनोविज्ञान का प्रोफेसर है। 2 बेटे इसी शहर में हैं। प्रोफेसर बेटा तो मेरा ही वरिष्ठ सहयोगी है। अक्सर मेरी उनसे बातें होती रहती हैं। इन दोनों का हाल चाल मैं उन्हें बताती रहती हूँ। बच्चे माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? उनके बड़े होते बच्चे हैं आंटी। दादा दादी का झगड़ा उनका दिमाग खराब कर देगा। अरे झगड़ा किस घर में नहीं होता। मेरे पति और मैं भी दिन में एक बार उलझ ही जाते हैं। आपकी उलझन का कारण कोई बाहर की औरतें तो नहीं होंगी ना? तुम्हारा मतलब इस उम्र में अंकल का कहीं बाहर चक्कर? जी हाँ, कोई पुराना रिश्ता उम्र भर साथ चलता रहे तो भी समझ में आता है कि पुरुष जबान का पक्का है। प्यार को भी दरबदर नहीं कर रहा, पत्नी को भी निभा रहा है और सारी तोहमतें सिर पर लेकर भी प्रेमिका का हाथ नहीं छोड़ा। सभ्य समाज में खुलेआम इसे भी स्वीकारा नहीं जाता। फिर भी एक पुरुष का चरित्र जरा सा तो समझ में आता है ना। कहीं वह जुड़ा है, किसी के साथ तो बंधा है। मरेगा तो आंसू बहाने वाली एक नहीं 2 होंगी। इन महाशय की तरह तो नहीं होगा कि मरेंगे और घर वाले शुक्र मनाएंगे। हजारों प्रेमिकाएं हैं इनकी, कौन कौन रोएगी? जो सबका होकर जीता है वो वास्तव में किसी का नहीं होता। शाम को पति सुभाष से इस बारे में बात की तो उन्होंने गर्दन हिला दी और बोले, मैंने भी कुछ ऐसी ही कहानियां सुनी हैं इनके बारे में। जहां इनके बेटे का नाम आता है वहीं इस नालायक बाप के बारे में बताने से भी लोग नहीं चूकते। मुझे आज ही पता चला कि फेमस डॉक्टर राजीव अग्रवाल इन्हीं का बेटा है। क्या? वही जिसे आप अपनी बीमारी दिखाने गए थे? कुछ दिन पहले पति सुभाष की कमर में अकड़न सी थी, जिसे वह हड्डी विशेषज्ञ को दिखाने गए थे। बेटा संसार भर की हड्डियां ठीक करता है और कितनी बड़ी विडंबना है कि अपने ही घर की रीढ़ की हड्डी का इलाज नहीं कर सकता। जब कभी भी शारदा आंटी भीनी सुगंध महकाती गाड़ी में बैठकर निकलती हैं तो मन होता है कि उनसे मिलूं और पूछूं कि कैसे जीती हैं वे, जिनका पति परिवार का मान सम्मान गंदी नाली में डाल अपना और परिवार का सर्वनाश कर बैठा है। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उनसे मुलाकात हो गई। उनके घर की बिजली गुल हो गई थी। वे मेरे घर पूछने आई थी कि क्या मेरी भी बिजली नहीं है या सिर्फ उनकी ही गई है। आइए ना शारदा आंटी, कृपया अंदर आइए। ये कहते हुए उनका हाथ पकड़कर मैं उन्हें कमरे में ले आई थी। मेरी माँ की उम्र की थी, लेकिन रख रखाव और वेशभूषा वास्तव में इतनी अच्छी थी कि मैं उनके सामने फीकी लगूं। हम नए आए हैं मोहल्ले में, बहुत इच्छा थी कि आपसे मिलूं। पड़ोस में दोस्ती होनी चाहिए ना, रिश्तेदारों से पहले तो पड़ोसी ही काम आते हैं। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम ही आ जाती, चाय साथ साथ पीते। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। अक्सर छत से तुम्हें अचार का मर्तबान कभी धूप में तो कभी छाया में रखते देखती हूँ। जी, कुछ बेटी के घर भेजूंगी और कुछ आपको भी दूंगी आंटी। कौन सा अचार पसंद है आपको? अचार का सिरा पकड़ जो बात शुरू हुई तो सीधी शारदा आंटी तक जा पहुंची।
बातचीत का दौर चला तो सारी परतें खुलती चली गई। कुछ ही दिन में मेरी माँ की उम्र की महिला मेरी अच्छी दोस्त बन गई। वे अक्सर मेरे साथ ही धूप सेकती और मन की पीड़ा बांटती। शर्म आती थी पहले मुझे घर से बाहर निकलते हुए। सोचती थी लोग क्या कहेंगे। घर के अंदर तो पति पत्नी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, और जब पत्नी सच समझ कर बाहर निकलती है तो किस नज़र से सबसे नज़रें मिलाती है। ये तो भला हो मेरे बेटों का, जिन्होंने मुझे जिंदा रखा, वरना इस आदमी की वजह से तो मैं कब की मर गई होती। क्या मदन अंकल हमेशा से इसी चरित्र के हैं? हाँ, वे हमेशा से औरतबाज हैं। सच पूछो तो इस हद तक बेशर्म भी हैं कि अपनी रास लीला चटकारे ले लेकर मुझे ही सुनाते रहते हैं। उस पर ये दलील है कि मैं उनका साथ नहीं दे पाती, इसीलिए ज़रूरत पूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। 78 साल की उम्र में भी उनकी ज़रूरत क्या इतनी तीव्र है कि मान मर्यादा सब ताक पर रखकर वे बाहर जाते हैं? माँ समान महिला से ऐसा सवाल पूछना मैं चाहती तो नहीं थी, पर एक औरत होने के नाते मैं इस लोभ से उठ नहीं पाई कि जान पाऊँ उस महिला की मानसिक स्थिति, जिसका पति ऐसा बदचलन है और जिसके सामने ये सवाल कोई मायने नहीं रखता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। समाज का डर ही तो है जो इंसान को मर्यादा में बांधता है। 78 साल के तो वे अब हैं। जब वे जवान थे तभी से बाहर का स्वाद उनके लिए सर्वोपरि था। उनकी आंखें भर आई थी, फूट फूट कर रो पड़ी थी वे। मेरा मन भी भर आया था उनकी हालत पर। हमेशा पति की रंग बिरंगी प्रेम कहानियाँ ही सुनती रही मैं। मेरी अपनी तो कोई प्रेम कहानी बनी ही नहीं। पति के साथ भी मैं इसी तरह जीती रही जैसे कोई पड़ोसी हो। ऐसा बदचलन पड़ोसी जो जब जी चाहे दीवार फांद कर आए और मेरा इस्तेमाल कर चलता बने। तब तलाक का फैशन कहाँ था जो छोड़कर कहीं चली जाती। 3-3 बच्चों के साथ कहाँ जाकर रहती। ये तो अच्छा हुआ जो मेरे घर बेटी ना हुई। बेटी हो जाती तो कौन स्वीकारता उसे। जिनका बाप ऐसा हो उससे कौन इज्जतदार रिश्ता बांधता। आंखें पोंछ रो रही थी शारदा आंटी। कहते हैं ना, जीवन में सबका अपना अपना हिस्सा होता है। शायद ऐसा पति ही मेरा हिस्सा था। जैसा मिला उसी को निभा रही हूँ। बस ईश्वर की आभारी हूँ जो बेटे चरित्रवान और मेधावी निकल गए, वरना मेरा बुढ़ापा भी जवानी की तरह ही रोते पीटते निकल जाता। जो सुख मुझे अपने पति से मिलना चाहिए था वह मेरी बहुएं और मेरे बच्चे मुझे देते हैं। मेरी माँ समझाया करती थी कि हमेशा बन संवर कर रहा करूं ताकि पति पल्लू से बंधा रहे। वैसा ही आज तक कर रही हूँ, पर जिसको नहीं बंधना होता वह कभी नहीं बन सकता। घाट घाट का पानी ही जिसे तृप्ति दे उसे एक ही बर्तन का जल कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। मदन अंकल के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? क्या बाहर का शरीर सुख मुफ्त में मिल जाता है? और फिर इस उम्र में आदमी रुपए ही तो लुटाएगा। जवानी और खूबसूरती उनके पास है कहाँ जिस पर कोई कम उम्र की लड़की फिसले। रिटायरमेंट की अपनी सारी रकम लगाकर उन्होंने एक अलग घर बनाया है। ज़्यादा समय तो वे वहीं गुजारते हैं। घर आते हैं तो वही गाली गलौज। गाली गलौज की वजह क्या है? वजह यह है कि मैं जिंदा क्यों हूँ। मर जाऊं तो वे बाहर वालियों के साथ चैन से इस घर में रह सकते हैं ना। अब मैं मर कैसे जाऊं? तुम ही बताओ। पहले ही इतना संताप सह चुकी हूँ। पता नहीं वो मेरे किस दुष्कर्म का फल है। अब खुद की जान देकर उस पाप का बोझ क्या और बढ़ा लूं? 1-2 बार तो वे मुझे मारने की कोशिश भी कर चुके हैं, मगर मैं हूँ ही इतनी सख्त जान कि मेरी जान ही नहीं निकलती। इतना कहकर शारदा आंटी फिर रोने लगी थी। बातों का सिलसिला चल निकलता तो उनका रोना भी जारी रहता और हंसना भी। आपके घर का खर्च कैसे चलता है? मेरे बच्चे मुझे हर महीने खर्च भेजते हैं और अपने बाप को अलग से देते हैं ताकि वे मुझे तंग ना करे और जितना चाहे घर से बाहर रहें। मैं हैरान थी। ऐसे दुराचारी बाप को बच्चे पाल रहे हैं और उसकी अय्याशी का खर्च भी दे रहे हैं। अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर कौन इंसान ऐसे बाप का पेट भरता होगा जिसका पेट सुरसा के मुंह की तरफ फैलता ही जा रहा है। आप लोग इतना सब सहन कैसे करते हैं? तो क्या करें हम? बच्चे औलाद होने की सज़ा भोग रहे हैं और मैं पत्नी होने की
कहाँ जाए, किसके पास जाकर रोए, जब तक मेरी सांस की डोर टूट ना जाए, यही हमारी नियति है। मैं शारदा आंटी से जब जब मिलती, मेरे मानस पटल पर उनकी पीड़ा और गहरी छाप छोड़ती जाती। सच ही तो कह रही थी शारदा आंटी, इंसान रिश्तों की इस लक्ष्मण रेखा से बाहर जाए भी तो कहाँ, किसके पास जाकर रोए। अपना ही अपना ना हो तो इंसान किसके पास जाए और अपनेपन की तलाश करे। मेकअप की परत के नीचे वे क्या क्या छिपाए रखने की कोशिश करती हैं, मैं सहज ही समझ सकती थी। जरूरी नहीं कि जो आंखें नम ना हो उनमें कोई दर्द ना हो। अक्सर जो लोग दुनिया के सामने सुखी होने का नाटक करते हैं, ज़्यादातर वही लोग अंदर से खोखले होते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत गया। मुझसे बात करके वे अपना मन हल्का कर लेती थी। उन्हीं दिनों एक शादी में शामिल होने के लिए मुझे उत्तराखंड जाना पड़ा। जाने से पहले शारदा आंटी ने मुझे 10,000 रुपये शॉल लाने के लिए दिए थे। मैं और मेरे पति सुहास लंबी छुट्टी पर निकल पड़े। लगभग 15 दिन के बाद हम वापस आए। रात देर से पहुँचे थे, इसलिए खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो 15 दिन का छोड़ा घर व्यवस्थित करते करते ही शाम हो गई। चलते फिरते मेरी नज़र शारदा आंटी के घर पर पड़ जाती तो मन में ख्याल आता कि आई क्यों नहीं आंटी। जब हम गए थे तो उन्होंने सफ़र के लिए मेथी के पराठे साथ बांध दिए थे और गर्मा गर्म चाय और अचार के साथ उन पराठों का स्वाद अभी तक मुंह में है। शाम के बाद रात और फिर दूसरा दिन भी आ गया। मैंने ही उनकी शॉल अटैची से निकाली और देने उनके घर चली गई, लेकिन गेट पर लटका ताला देख मुझे लौटना पड़ा। अभी वापस आई ही थी कि पति का फ़ोन आ गया। ममता, तुम कहाँ गई थी? अभी मैंने फ़ोन किया था। हाँ, मैं थोड़ी देर पहले ही सामने वाली आंटी को शॉल देने गई थी, मगर वे मिली नहीं। वे बात करते करते थोड़ा रुक गए और फिर धीरे से बोले, शारदा आंटी का निधन हो गया है। आज 10 दिन हो गए हैं। मुझे भी अभी पता चला है। मेरी तो मानो चीख ही निकल गई थी। फ़ोन के उस तरफ सुभाष बात भी कर रहे थे और डर भी रहे थे। ममता, तुम सुन रही हो ना? ढेर सारा आवेग मेरे कंठ को अवरुद्ध कर गया। मेरे हाथ में उनकी शॉल थी, जिसे लेकर मैं क्षण भर पहले ही ये सोच रही थी कि पता नहीं उन्हें पसंद भी आएगी या नहीं। वे रात में सोई और सुबह उठी ही नहीं। लोग तो कहते हैं कि उनके पति ने ही उन्हें मार डाला है। शहर भर में इसी बात की चर्चा है। धम्म से वहीं सोफे पर बैठ गई। पड़ोस की महिमा भी इस समय घर पर नहीं होगी। किससे बात करूं, किससे पूछूं अपनी सहेली के बारे में। भागकर मैं बाहर गई और एक बार फिर से ताले को खींचकर देखने लगी। तभी उधर से गुजरती हुई एक काम वाली मुझे देखकर रुक गई। बाह पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। याद आया, यही काम वाली तो शारदा आंटी के घर काम करती थी। क्या हुआ था आंटी को? मैंने हिम्मत करके पूछा। मैडम जी, जिस दिन सुबह आप गईं उसी रात अंकल जी ने सिर में कुछ मार कर आंटी जी को मार डाला। शाम को मैं आई थी बर्तन धोने तो आंटी जी उदास सी बैठी थी। आपके बारे में बातें करने लगी। कह रही थी, मन नहीं लग रहा था ममता के बिना। शारदा आंटी का सुंदर चेहरा मेरी आंखों के सामने कौंध गया। बेचारी तमाम उम्र अपने आप को सजा संवार कर रखती थी। चेहरा संवारती रही, जिसका अंत इस तरह हुआ। रो पड़ी मैं। मालती भी जोर से रोने लगी। कोई रिश्ता नहीं था हम तीनों का आपस में। मरने वाली के अपने कहाँ थे हम? पराए रो रहे थे और अपने ने तो जान ही ले ली थी। दोपहर को महिमा आई तो सीधी मेरे पास चली आई। आंटी, आप कब आई? देखिए ना, आपके पीछे कैसा अनर्थ हो गया। रोने लगी थी महिमा भी। सदमे में लगभग सारा मोहल्ला था। पता चला कि मदन अंकल तभी से गायब हैं। डॉक्टर बेटा आकर माँ का शरीर ले गया था। बाकी अंतिम रस्में उसी के घर पर हुई थी। तुम गई थी क्या? हाँ, लंदन वाला बेटा भी आजकल यहीं है। तीनों बेटे इतना रो रहे थे कि क्या बताऊँ आपको आंटी। मदन अंकल ने ये अच्छा नहीं किया। सुजय तो कह रहा था कि बाप को फांसी चढ़ाए बिना नहीं मानेगा, लेकिन बड़े दोनों भाई उसे समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सुजय लंदन में जाकर बस जाना ज़्यादा बेहतर समझता था, इसलिए साथ ले जाने को माँ के कागज़ पत्र सब तैयार किए बैठा था। वो नहीं चाहता था कि माँ इस गंदगी में रहे। घर का सारा वैभव
सारी सुंदरता इसी सुजय की दी हुई थी। सबसे छोटा था और माँ का लाडला भी। हर सुबह माँ से बात करता था, उसका नियम था। शारदा आंटी की बातों में भी सुजय का जिक्र ज़्यादा होता था। तुम चलोगी मेरे साथ महिमा? मैं उनके घर जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए तो आई हूँ। आज 13वीं है। आज 4 बजे उठाला हो जाएगा, आप तैयार रहना। आंखें पोंछती हुई महिमा चली गई। मन जैसे किसी ने मुट्ठी में बांध रखा था मेरा। नाश्ता वैसे ही बना पड़ा था जिसे मैं छू भी नहीं पाई थी। संवेदनशील मन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर शारदा आंटी का कसूर क्या था। पूरी उम्र जो महिला मेहनत कर बच्चों को पढ़ाती लिखाती रही, पति की मार सहती रही, क्या उसे इसी तरह मरना चाहिए था? ऐसा दर्दनाक अंत उस औरत का जो अकेली रहकर सब बर्दाश्त करती रही। एक आदमी जरा सा नंगा हो रहा हो तो हम उसे किसी तरह ढकने की कोशिश कर सकते हैं ममता, लेकिन उसे कैसे ढकें जो अपने सारे कपड़े उतार चौराहे पर जाकर बैठ जाए? उसे कहाँ कहाँ से ढकें? इस आदमी को मैं कहाँ कहाँ से ढांपने की कोशिश करूं बेटी? मुझे नज़र आ रहा है इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। मेरे बेटे सिर्फ इसलिए इसे पैसे देते हैं कि ये मुझे तंग ना करे। जिस दिन मुझे कुछ हो गया इसका अंत हो जाएगा। बच्चे इसे भूखों मार देंगे। बहुत घृणा करते हैं वे अपने बाप से। शारदा आंटी के कहे शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। पुनः मेरी नज़र घर पर पड़ी। यह घर भी मदन अंकल कब का बेच देते अगर उनके नाम पर होता। वह तो भला हो शारदा आंटी के ससुर का, जो मरते मरते घर की रजिस्ट्री बहू के नाम पर कर गए थे। शाम 4 बजे महिमा के साथ मैं डॉक्टर राजीव के घर पहुंच गई। वहां पर भीड़ देखकर लगा मानो सारा शहर ही उमड़ पड़ा हो। अच्छी साख है उनकी शहर में। इज्जत के साथ साथ दुआएं भी खूब बटोरी है। शारदा आंटी के उस बेटे ने 13वीं हो गई। धीरे धीरे सारी भीड़ घट गई। शारदा आंटी की शॉल मेरे हाथ में कसमसा रही थी। जरा सा एकांत मिला तो महिमा ने सुजय से मेरा परिचय कराया। सुजय धीरे से उठा और मेरे पास आकर बैठ गया। सहसा मेरा हाथ पकड़ा और अपने हाथ में लेकर चीख चीख कर रोने लगा। मैं अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाया ममता जी। पिछले कुछ हफ्तों से माँ की बातों में सिर्फ आपका ही जिक्र रहता था। माँ कहती थी आप उन्हें बहुत सहारा देती रही हैं। आप वह सब करती रही जो हमें करना चाहिए था। जिस सुबह आप बाहर जाने वाली थीं, उसी सुबह जब मैंने माँ से बात की तो उन्होंने बताया कि बड़ी घबराहट हो रही है। आपके जाने के बाद वे अकेली पड़ जाएंगी। ऐसा हो जाएगा शायद माँ को आभास हो गया था। हमारा बाप ऐसा कर देगा किसी दिन। हमें डर तो था लेकिन कर चुका है विश्वास नहीं होता। दोनों बेटे मेरे पास आए थे। तीनों की पत्नियां और पोते पोतियां भी। रो रही थी मैं भी। डॉक्टर राजीव भी हाथ जोड़ रहे थे मेरे सामने। आपने एक बेटी की तरह हमारी माँ को सहारा दिया। जो हम नहीं कर पाए वो आप करती रहीं। हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते। क्या जवाब था मेरे पास। स्नेह से मैंने सुजय का माथा सहला दिया। सभी तनिक संभले तो मैं वह शॉल सुजय को थमा दी। शारदा आंटी ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। कह रही थी कि उत्तराखंड से उनके लिए शॉल लेती आऊँ। कृपया आप इसे रख लीजिए। दोबारा रोने लगा था सुजय। क्या कहे वह और क्या कहे परिवार का कोई अन्य सदस्य। आपकी माँ की सज़ा पूरी हो गई। माँ की कमी तो सदा रहेगी आप सबको, लेकिन इस बात का संतोष भी तो है कि वे इस नरक से छूट गई। उनकी तपस्या सफल हुई। वे आप सबको एक चरित्रवान इंसान बना पाई। यही उनकी जीत है। आप अपने पिता को भी माफ़ कर दे, भूल जाइए उन्हें। उनके किए कर्म ही उनकी सज़ा है। आज के बाद आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। समय चक्र कभी क्षमा नहीं करता। समय चक्र ने हमारी माँ को किस कर्म की सज़ा दी? हमारी माँ उस आदमी की इतनी सेवा करती रही, उसे खिलाकर ही खाती रही, हमेशा उस इंसान का इंतज़ार करती रही जो उसका कभी हुआ ही नहीं। वे बीमार होती रहीं तो पड़ोसी उनका हाल चाल पूछते रहे। भूखी रहती तो आप उसे खिलाती रहीं। हमारा बाप सिर पर चोट मारता रहा और दवा आप लगाती रहीं। आप क्या थी और हम क्या थे? हमारे ही सुख के लिए वे हमसे अलग रही सारी उम्र, और हम क्या करते रहे उनके लिए? एक जरा सा सहारा भी नहीं दे पाए। इंतज़ार ही करते रहे कि कब वो राक्षस उन्हें मार डाले
और हम उठाकर जला दें। सुजय का रुदन सबको रुलाया जा रहा था। कुछ नहीं दिया काल चक्र ने हमारी माँ को। पति भी राक्षस दिया और बेटे भी मतलबी। बेनाम ही मर गई बेचारी। कोई इसके काम नहीं आया। किसी ने मेरी माँ को नहीं बचाया। ऐसा मत सोचो सुजय, तुम्हारी माँ तो हर पल यही कहती रही कि उनके बेटे ही उनके जीने का सहारा है। आप सब भी अपने पाप जैसे निकल जाते तो वे क्या कर लेती। आप चरित्रवान हैं, अच्छे हैं, यही उनके जीवन की जीत रही है। बेनाम नहीं मरी है आपकी माँ। आप सब हैं ना उनका नाम लेने वाले। शांत हो जाओ, अपना मन मैला मत करो। आपकी माँ आप सबकी तरफ से ज़रा सी भी दुखी नहीं थी। अपनी बहुओं की भी बहुत आभारी थी वे। अपने पोते पोतियों के नाम भी हमेशा उनके होठों पर होते थे। आप सब ने ही उन्हें इतने सालों तक जिंदा रखा। वे ऐसा ही सोचती थी और ये सच भी है। ऐसा पति मिलना उनका दुर्भाग्य था, लेकिन आप जैसी संतान मिल जाना सौभाग्य भी है ना। लेखा जोखा करने बैठो तो सौदा बराबर रहा। ईश्वर ने जो उनके हिस्से में लिखा था वही उन्हें मिल गया। उन्हें जो मिला उसका वे सदा संतोष मनाती रहीं, सदा दुआएं देती थी आप सबको। तुम अपना मन छोटा मत करो, विश्वास करो मेरा। मेरे हाथों को पकड़ दोबारा चीख चीख कर रो पड़ा था सुजय और पूरा परिवार उसकी हालत पर। समय सबसे बड़ा मरहम है। एक बुरे सपने की तरह देर तक शारदा आंटी की कहानी रुलाती भी रही और डराती भी रही। कुछ दिनों बाद उनके बेटों ने उस घर को बेच दिया जिसमें वे रहती थी। मदन अंकल के बारे में भी महिमा से पता चलता है। बच्चों ने वास्तव में बाप को माफ कर दिया। क्या करते। उड़ती उड़ती खबरें मिलती रही कि मदन अंकल का दिमाग अब ठीक नहीं रहा। बाहर वालियों ने उनका घर भी बिकवा दिया है। बेघर हो गया है वह आदमी जिसने कभी अपने घर को घर नहीं समझा। पता नहीं कहाँ रहता है वह इंसान जिसका अब ना कोई घर है ना ठिकाना। अपने बच्चों का मुंह का निवाला जो इंसान वेश्याओं को खिलाता रहा, उसका अंत भला और कैसा होता। एक रात फिर गली में चीख पुकार हुई। मदन अंकल अपने घर के बाहर खड़े अपनी पत्नी को गालियां दे रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां। दरवाज़ा जो नहीं खोल रही थी वे। शायद पागलपन में वे भूल चुके थे कि ना यह घर अब उनका है और ना ही उन्हें बर्दाश्त करने वाली पत्नी ही जिंदा है। चौकीदार ने उन्हें खदेड़ दिया। हर रोज़ चौकीदार उन्हें दूर तक छोड़कर आता, लेकिन रोज़ का यही क्रम मोहल्ले भर को परेशान करने लगा। बच्चों को खबर की गई तो उन्होंने साफ कह दिया, मदन को नहीं जानते हैं। कोई जो भी सुलूक चाहे उनके साथ कर सकता है। किसी ने पागल खाने में खबर की। हर रात का तमाशा सबके लिए असहनीय होता जा रहा था। एक रात पागल खाने की गाड़ी आई और उन्हें ले गई। मेरे पति सुभाष सब देख कर आए थे। मन भर आया था उनका। शारदा आंटी जी कैसे सजा सवा कर रखती थी इस आदमी को। आज गंदगी का बुरा लग रहा है, बदबू आ रही थी। आंखें भर आई थी मेरी। सच ही कहा है कहने वालों ने कि काफ़ी हद तक अपने जीवन के सुख या दुख का निर्धारण मनुष्य अपने ही अच्छे बुरे कर्मों से करता है। शारदा आंटी तो ऐसे पति को पाकर अपना जीवन भोग चुकी, लेकिन मदन अंकल की सज़ा अब भी जारी है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।